And today we are going to study the physics formula of class 10th, chapter reflection and refraction. First we will start from mirror, convex mirror, concave mirror and plane mirror. Now we have to plane mirror produces virtual images of same size at same distance. And now about convex mirror uses फाउंड इंडोर एंड आउटडोर ऑन व्हीकल्स. जैसे हम देखते हैं कि जैसे बस पे, कार पे जितने भी मिरर लगे होते हैं, शीशा जो लगा हुआ होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है. सिक्योरिटी कैमराज में ये सारे कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जो कि पेंट होता है. हमने बात किया है कॉन्वेक्स मिरर का. तो कॉन्वेक्स मिरर जो है एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है, जो कि बाहर से रिफ्लेक्शन होता है और बाहर से इसका रिफ्लेक्शन अंदर से तो ये पॉलिशिंग होता है, अंदर से पॉलिशिंग है और बाहर से जो भी होगा उसका बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा. और यहाँ पे कॉन्केव मिरर जो होता है इंट्रोवर्ट होता है. इंट्रोवर्ट मीन्स ये कि अंदर मतलब ये बाहर से पेंट है, बाहर से पूरा पेंट है और अंदर से जो भी ये रिफ्लेक्शन करता है अंदर की तरफ से करता है. वर्चुअल और रियल इमेज दोनों बनाता है. इसका यूजेज होता है टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में, फ्लड लाइट्स में, रिफ्लेक्टर फॉर प्रोजेक्टर लैम्प, सोलर डिवाइसेस में. अब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे. हमने एक चार्ट भी बनाया है, इस चार्ट से हम देखेंगे जितने भी प्रोजेक्टर ऑफ मीन्स कहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है, फिगर है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो भी है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. अब हम आते हैं पावर पे. पावर इज़ मेज़र डायप्टर में मेज़र होता है. P इज़ टू 1/f होता है और ये F क्या है, मीटर में है. अगर सेंटीमीटर में होगा तो आप जानते ही हैं 100/f हो जाएगा. और मिरर मैग्नीफिकेशन m इज़ टू -v/u इज़ टू hi/h0, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. मैग्नीफिकेशन का ही दूसरा फॉर्मूला जो होता है मिरर में, देखिए मिरर में नेगेटिव साइन होता है इमेज पे, और यहाँ पे देखते हैं लेंस में m इज़ टू v/u होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट. v मतलब इमेज, u मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है. फॉर्मूला फॉर लोकल फोकल लेंथ, फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ 1/f इज़ टू 1/v प्लस 1/u. लेंस फार्मूला हम देखते हैं. लेंस मिरर फार्मूला में 1/f इज़ टू 1/v प्लस 1/u है. लेंस फार्मूला में 1/f इज़ टू 1/v माइनस 1/u है. बस क्या है, साइन का डिफरेंस होता है. मिरर में m इज़ टू -v/u था और यहाँ पे था मिरर फार्मूला में क्या है, 1/f इज़ टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज़ टू 1/v माइनस 1/u. इस चैप्टर में बस फार्मूला याद रखना है. ऊपर से इसमें साइन कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये सारी चीज़ें भी हमें अच्छे से याद रखनी है. इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये इसका लॉ है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल है. ये लॉ इसमें यही बताया है. अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ. स्नेल्स लॉ, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ है, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ है. स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of reflection is always constant.
एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ईजी भी है। द इंसिडेंट रे, normal and the refracted ray at the point of incidence all lie on the same plane for the two given transparent medium. ओके क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बोल रहा है और यहाँ पे दो से ज़्यादा सरफेस का यूज़ होता है, इस वजह से हम ये लॉ को डिफ़ाइन करते हैं। टू गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहा है इसलिए। अब हम बात करते हैं लेंसेज में इसके यूजेस की। जो कॉनकेव लेंस है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। हम देखते हैं आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज में जिसको भी मायोपिया का प्रॉब्लम होता है वो कॉनकेव लेंस यूज़ करता है। फ्लैश लाइट में, पेप होल्स में। हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यूजेस जो है मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसके यूजेस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्टिकल्स में यूज़ होता है। और माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, 3 तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसका ज़रूरत हायर क्लासेस में इस फॉर्मूला का होता है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने का। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पे इमेज एट f2 रियल, बियॉन्ड 2f1 इमेज बिटवीन f एंड 2f रियल, एट 2f1 इमेज एट 2f2 रियल, between f1 and f2 image beyond 2f2 real, at f1 image at infinity real, between f1 and optical center image on the same side of the lens at the object virtual। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना है तो मैं इसके लिए सेपरेटली पढ़ाऊँगी, अभी मैं सिर्फ फार्मूलाज को बता रही हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी अच्छे से रिवीजन कर सकें। अब हम कॉनकेव मिरर के बहुत सारे मीन्स किस लोकेशन में किस लोकेशन में ये पोजीशन इमेज का होता है, नेचर ऑफ इमेज का कैसे होगा, ये सब हम बात करेंगे। इन्फिनिटी पे से अगर रेज़ आ रही है, हम देख रहे हैं इन्फिनिटी से रेज़ आ रही है, तो वो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आने के बाद ये जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है प्रिंसिपल फोकस से पे बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, बहुत ही छोटा होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो बिटवीन इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज यहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन भी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर में रियल है, इन्वर्टेड है एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। हम देखेंगे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा। एट द प्रिंसिपल फोकस अगर हम देखते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगा। और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। देखिए इन वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रहा है। हम डिसऑर्डर की बात करेंगे। ह्यूमन आई में कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं, कॉमन आई डिसऑर्डर,
मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट। मायोपिया शॉर्ट साइटनेस मीन्स हमें जो है दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का एक्सेसिव खिंचाव हो जाने पे मायोपिया हमें हो जाता है। हम अगर कॉन्केव लेंस को पहनते हैं तो इससे हमारा मायोपिया इजीली ठीक हो जाता है। ठीक होता है मीन्स हम अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं। ऑपरेशन से एकदम मीन्स अगर हम ऑपरेशन करवा लें आँखों का तो उससे हमारा ये जो डिफ़ेक्ट है मायोपिया का वो ख़त्म हो सकता है। पर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग कॉन्केव लेंस से ही अपने आप को ईज़िली चीज़ों को देख सकें। हाइपरमाइट्रोपिया क्या है? लॉन्ग साइटनेस causes contraction of eyeball, focal length of the eye lens is too long। हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर का दिखाई देता है पर पास का अच्छे से दिखाई नहीं देता है। आई बॉल का कि फोकल लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। प्रेसबायोपिया में होता है डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस, जो इलास्टिसिटी जितनी होनी चाहिए आँख में लेंस में वो कम हो जाती है। एज रिलेटेड कंडीशन, वीकनिंग ऑफ आई मसल्स, ये हमारे जैसे से एज बढ़ती है ये प्रेसबायोपिया का चांसेस बढ़ता जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग लोग वाइड फोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। दादा दादी जितने भी एजेड लोग हैं उनका अगर हम चश्मा उठा के देखें तो देखेंगे हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस लगे हुए होते हैं। अब हम कैटरैक्ट की बात करेंगे। अ क्लाउडी और ब्लरी विज़न, एज रिलेटेड कंडीशन, ये भी एज से ही होता है। इसका हम लोग मोतियाबिंद जैसे होता है, सर्जरी ही इसका एक ट्रीटमेंट है। अब हम आई के बारे में, आई के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। आई का स्ट्रक्चर लेवलिंग करने के लिए दे सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये सिलरी मसल्स है जो हमारे आँख के लेंस रेटिना को लाइट को क्या करता है, अंदर आने में मदद करता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ये है हमारा आउटर, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है किनारे किनारे जो लगा हुआ है। ये यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। बाहर में जो है आउटर मोस्ट लेयर कॉर्निया है। लाइट इंटर थ्रू कॉर्निया, मोस्ट रिफ्रैक्शन कॉर्निया में ही रिफ्रैक्शन होता है। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल साइज का पीपल का करता है। और डार्क मस्कुलर डायफ्राम मतलब मसल्स का बना हुआ होता है। कंट्रोल अमाउंट ऑफ पीपल, कितना लाइट जाना चाहिए, कितना अगर अंधेरा है तो हमारा पीपल का साइज़ बढ़ता है ताकि वो ज़्यादा इंटर कर सके लाइट। अगर लाइट भरपूर है रूम में तो क्या होगा, हमारा पीपल का साइज़ नॉर्मल रहेगा। और क्रिस्टला इन लेंस जो है फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन रेटिना, इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे फॉर्म करता है। फाइंड मीन्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। रेटिना क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि हमारे लाइट आँखों मतलब सिग्नल लेके आँखों पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होते हैं हमारे ब्रेन को ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, तब जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है। हमने तो ये देखा है कि आई में कितने कितने डिफेक्ट होते हैं, उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इस पेज पे हमने पढ़ा था चार्ट की फॉर्म में। अब हम आते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। फेनोमेना एसोसिएटेड आर डिस्पर्सन रिफ्लेक्शन, जिसमें कि डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे वाइट लाइट की बीम सन से आ रही है जो डिस्पर्स फैल रही है, टोटल फिर उसको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ से जाके दूसरी की तरफ आ रहा है,
फैल रहा है। उसके बाद रिफ्रैक्शन, फिर वो भी जो एटमॉस्फेयर है उसको भी हटा के फिर से हमारी आंखों के सामने रिफ्रैक्शन होके आ रहा है। हम देखते हैं कि रेड का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए रेड लाइट हमें इजीली दिखती है। ट्रैफिक सिग्नल में भी रेड लाइट का यूज़ कर देते हैं हम लोग। वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसीलिए वॉयलेट लाइट हमें कम दिखता है। लेकिन अगर फॉगी कंडीशन रहे, विंटर में भी अगर फॉग पड़ा हुआ है लेकिन वाइट लाइट वहाँ से ये जो लाइट है, रेड लाइट जो सिग्नल हमें बहुत अच्छे से दिख जाता है। कितना भी क्लाउडी वेदर हो तो भी हम रेड लाइट को इजीली देख सकते हैं। ट्रिंडल इफ़ेक्ट, जैसे कि हम दूध लिए, दूध में पानी डाल दिए और उस दूध में पानी डालते गए, फिर एक ऐसा आएगा कि उसमें से वाइट लाइट अगर पास हो तो भी अच्छे से हमारे आँखों से गुज़रता हुआ दिखेगा, एक इफ़ेक्ट दिखेगा जिसको हम लोग ट्रिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यही होता है कि जो स्प्लिटिंग होती है लाइट की, रेड लाइट डेविएट करता है ज़्यादा और वॉयलेट लाइट डेविएट करता है सबसे कम। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रेडिनेस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। स्कैटरिंग लाइट का स्कैटरिंग कैसे हो रहा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड लाइट का है, तो इसीलिए हमारा इन्वायरमेंट जो है रेड दिखता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिफरेंट कलर ट्रैवल थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट स्पीड। जो डिफरेंट कलर है ट्रैवल करते हैं ग्लास प्रिज्म के डिफरेंट स्पीड से। रेड का अलग वेवलेंथ है। विग्योर्स जैसे VIBGYOR। विव्योर्स मीन्स रेड का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, इंडिगो का, वॉयलेट का। एंगल ऑफ प्रिज्म में इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है R1 R2 और यहाँ पे इमर्जेंट रे बन रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्शन जब होता है तो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, कभी कभी हम देखते हैं जल्दी सनराइज़ हो गया, कभी कभी देखते हैं सनसेट धीरे से हो रहा है, देरी से हो रहा है। अब हम दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के सिंबल्स को जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या है, पूरा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कनेक्शन होगा। हम सेल 1 देख रहे हैं, 2 सेल्स इन सीरीज़, 2 सेल, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 2 सेल को सीरीज़ में रख दिया गया है। नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, 6 सेल बैटरी, इसमें 6 सेल की बैटरी को लगाया गया है। वायर कंडक्टर कनेक्टिंग केबल है, सीधे सीधे लाइन से दिखा देंगे। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर सीरीज़ में लिखा हुआ है। क्रॉसिंग नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे क्रॉसिंग है जो कि कनेक्टेड नहीं है, क्रॉसिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। 3 सेल्स यहाँ पे देख रहे हैं हम, 3 सेल्स पैरेलल में है। यहाँ 3 सेल्स यहाँ पे पैरेलल में हैं, 2 सेल्स पैरेलल में है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये अर्थिंग किया जाता है, कैपेसिटर कंडेंसर है ये। फिलामेंट लैम्प, टॉर्च, ग्लोब, लाइट बल्ब। यहाँ पे वाइंडिंग हो रहा है सॉफ्ट आयरन कोर का, स्विच ओपन है। 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, 3 रेजिस्टर यहाँ पे पैरेलल में है। यहाँ पे रेजिस्टेट का सिंबल बनाया हुआ है। ये फ्यूज़ वायर का सिंबल है। यहाँ पे वेरिएबल पावर सप्लाई हो रहा है, मीन्स एक तरह का पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा कभी ज़्यादा कभी कम, इसीलिए ये ऐसा सिंबल बनाया गया है। अमीटर है, ये ए से रिप्रेजेंट किया, वी वोल्ट मीटर, वी से रिप्रेजेंट किया, वोल्ट अमीटर।
गैल्वेनोमीटर विथ शंट। अब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। हमने सिंबल सीख लिया, अब इस फॉर्मूला को देख रहे हैं। जो फॉर्मूला है R=V/I होगा। 1/R=1/R1 + 1/R=V/I है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1/R=1/R1 + 1/R2। और पैरेलल में होता है R=R1 + R2। R जो होता है V/I होता है। अब हम देख रहे हैं पावर का P=VI, V²/R I²/R। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिनोटेड इज डिपिक्टेड। इसका बहुत सारा फॉर्मूला है पावर का। अगर हमें वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, P=VI, P=V²/R, P=I²/R। इसका यूनिट होता है वाट। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? किलो वाट आवर में डिनोट होता है। 1 किलो वाट आवर जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल एक यूनिट है। ये हमने देखा रेजिस्टर का, वेरिएबल रेजिस्टेंस का, वायर क्रॉसिंग का, वायर जॉइंट का, सेल का, ये ड्राई सेल, बल्ब का, स्विच का, वायर का, फ्यूज़ वायर का। फ्यूज़ वायर को देखेंगे थोड़ा सा अलग रख रहा है। फ्यूज़ वायर को ऐसे डिनोट। जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट जो होता है H=I²RT। ये बहुत ही इजी फार्मूला है, इसको हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और मन में भी रख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी ही है और इजी भी है। H=VIT। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल। रो रेजिस्टिविटी RE/L। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डेंजर ऑफ मिस हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन्स कितना मतलब हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, बॉम्ब मतलब फायर हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जल भी सकता है, फायर आग भी लग सकती है। और फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड होते हैं। लेंथ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ जो है डायरेक्टली मीन्स लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है। कंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर के साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? W=VA - VB। W=VA VB - VA। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जो लाया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट क्या आता है? क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे I=Q, इसका फॉर्मूला क्या है? I=Q/T। ये हम लोग डिनोट करते हैं एम्पियर से, ए से। अब बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बाद हम वीडियो को क्लोज कर देंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम देखेंगे फ्यूज़ क्या होता है। प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट होने से हमारे जितने अदर अप्लायंस हैं वो उसको भी इफ़ेक्ट करता है।
और हमारा इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सर्किट विद इन होम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, जैसे पूरे घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी लाइट मिलती है, न्यूट्रल वायर होता है, नेगेटिव होता है। अर्थ वायर जो होता है सेफ्टली मेजर टू टेक केयर ऑफ लीकेज, कहीं लीकेज हो तो अर्थ वायर जो वायर होती है उसको अर्थ में लगाया जाता है कि जितना भी एक्स्ट्रा करंट रहेगा वो अर्थ में चला जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम ही क्या है? जनरेटर जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमारे घर में भी जनरेटर है, हम देखते हैं कि जब जनरेटर चलता है तो जो मशीन से एनर्जी बनाई जाती है वो करंट में फॉर्म में बना देता है एनर्जी को। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम देखते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम देखेंगे। यहाँ पे जो थंब है मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाया गया है, और जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, और जो मिडिल फिंगर है इंड्यूस करंट को दिखाया गया है। मीन्स यहाँ पे हम एक याद रखेंगे, यहाँ पे मोशन ऑफ कंडक्टर MFC मीन्स मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट, MFC याद रखेंगे राइट हैंड थंब रूल में, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोसेस बाय विच अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ conductor induces a current in another conductor, process by which a change in magnetic field in a conductor induces, मीन्स एक के प्रभाव से दूसरे में कैसे एक करंट उड़ जाता है उसके बारे में बता रहा है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। हमने देखा था जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड होता क्या है, हम देखते हैं कि जो थंब है वो मोशन है, इंडेक्स फिंगर है वो फील्ड है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट है। हम एक ही को लेके चलेंगे, हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को ही लेके चलेंगे, उसी से करंट निकालेंगे। अलग अलग रूल देखेंगे तो उतना ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमन डोमेस्टिक सर्किट जो हमारे घर में जिससे करंट आता है उसका यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट को दिखाया गया है, ये स्विचेस को दिखाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन एंड फ्यूज़, हमारे देखते हैं कि जो मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिक मीटर, ये दर्शाया गया है कैसे है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्यूज़ लगा रहता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर ताकि पॉजिटिव नेगेटिविटी को बैलेंस कर सके और हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं अच्छे से चल सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव से होते हुए ये जितने भी यहाँ पे कॉइलिंग की गई है वहाँ से जाते फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है लेकिन अंदर में वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टिंग वायर है, वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसके बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पे बताया है मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ एन इमेजरी फ्री, मतलब नॉर्थ पोल से बेंड होता है, नॉर्थ से जाता है साउथ में आउटवर्ड और साउथ टू नॉर्थ इनवर्ड और नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड।
इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है, टेम्परली मैग्नेटाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परली मैग्नेटाइज होता है। मेड ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। मेड अप ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट का बना होता है, ये परमानेंट मैग्नेट हार्ड का बना होता है। हमने रियल लाइफ में भी ये देखा हुआ है। मैग्नेटिज्म डजंट वेरी इन स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिज्म ये नहीं कि कभी उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये चेंज होता रहता है, वेरिंग होता है, कैसे नीड है उसके हिसाब से। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा दी जाएगी उतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो रहा है। ये नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेट पोल्स कैन नॉट बी अलर्ट, इसका नॉर्थ साउथ को अलर्ट नहीं कर सकते, इसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अब हम देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी में एनर्जी के फॉर्म्स कितने होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है। सोलर एनर्जी सन से मिलती है। हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज हॉट ऑब्जेक्ट से रिलीज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट से रिलीज होती है। लाइट एनर्जी रिलीज हो लाइट से रिलीज होती है। साउंड एनर्जी वाइब्रेशन से रिलीज होती है। केमिकल एनर्जी एक्शन ऑफ केमिकल से रिलीज होता है। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज होता है। सन। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखते हैं एनर्जी के सोर्स क्या है। एनर्जी के सोर्स हैं सन। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी गिव्स लाइट एंड हीट एनर्जी, प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी इन फ्यूल एनिमल्स एंड प्लांट। जो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उससे प्लांट जो है खाना बनाते हैं अपना। उसके बाद प्लांट के बाद हम जो है वो एनिमल जो है फूड ये फूड चेन चलता है, वो एनिमल उसको खाता है, वो एनिमल उसको खाता है। उसके बाद ऐसे ही एक फूड वेब चलता रहता है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी लाइफ नहीं रह पाएगी। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई वी कॉल सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। या नाउ plants energy stored in food through photosynthesis, and we are going to fuels, fossil fuels, carbon, petroleum, biomass, plants and animals. Ocean thermal energy derived from temperature difference between water at the surface and a deeper level. जो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, जो वाटर लेवल जो अप टू 20 डिग्री सेल्सियस है। और हम देखते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के विंड जैसे कि विंड सेलिंग बोर्ड जो होते हैं, मूव विंड टरबाइन प्रोड्यूस एनर्जी। विंड टरबाइन मूव करेगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगी। टाइडल एनर्जी जो होते हैं डैम्स में स्टोर्ड होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, गेट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ यूटिलाइज एज सोर्स, हीट ऑफ मोल्टेन रॉक्स कन्वर्ट अंडरग्राउंड वाटर इनटू स्टेम। जैसे कि जियोथर्मल जो अर्थ के अंदर से हमें स्टोर जो एनर्जी के फॉर्म में अंडरग्राउंड वाटर से हमें स्टीम जो बन के आता है, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है इसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियस में कंटेंट इन न्यूक्लियस एटम्स इन न्यूक्लियर एनर्जी, हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम, प्लूटोनियम, सोडियम। ये जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो एनर्जी हमें मिलता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम भी ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। कैरेक्टर गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हाई कैलोरीफिक बर्न इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट। कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और गुड फ्यूल वही होता है जो कि कम से कम पोल्यूशन करे, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हम भी दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जैसे हमारे अंदर नेगेटिव है तो हम भी क्या होगा, नेगेटिव बातें करेंगे। इसीलिए खुद को अच्छा बनाएं, खुद को पॉजिटिव बनाएं और अच्छी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करें, प्रोड्यूस करें। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम इसको टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं और हमने तो यहाँ पे पढ़ ही लिया है माइंड मैप के फॉर्म में। अब हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।